अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन हूँ और कराची पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये रमज़ान का दूसरा शो है और जैसा कि आपको पता है कि हर फ्राइडे हम ये शो करते हैं कि जिसका नाम है ऑनलाइन ओपीडी। इस शो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारी बीमारियाँ हैं, बड़ी कॉमन बीमारियाँ, उनको बड़ी आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊँ ताकि आपको उससे इस्तेफ़ादा हो और आप बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई कॉमन टॉपिक है। ये इतना कॉमन टॉपिक है कि हर घर में कम से कम 1 या 2 लोग इस चीज़ के मरीज़ होते हैं। वो क्या टॉपिक है वो आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ। इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी अस्पताल का, वो ईद के दूसरे दिन मरीज़ों से भरा पड़ा होता है और ख़ास तौर पे जो हमारे दिल के अस्पताल हैं वहाँ पर तो समझिए कि बिल्कुल भरमार होती है। तो ऐसे ही एक दिन ईद का दूसरा दिन था, शाम का टाइम था। मैं अपने अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी पे मौजूद था और मैंने देखा कि एक शख्स जो कि उसके हिसाब से, जिसामत के हिसाब से बड़े लहीम शहीम से शख्स थे, वो आए और बिल्कुल सीने पे हाथ रख के कि जैसे उनको बिल्कुल सीने का अटैक या दिल का दौरा जो है वो पड़ चुका है। वो आए, चीखते हुए आए कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे दिल का दौरा पड़ गया है। और बिल्कुल जैसा कि हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, हमने फ़ौरन उनको जो है उनको लिटाया बेड के ऊपर, उनके तमाम जो है वो चीज़ें उनसे अटैच की, ईसीजी की जो है ना वो हमने करने की जो है वो हमने कोशिश की। और जब हमने ईसीजी देखी तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल सी थी। तो हमने फिर बाकी उनसे जो है वो सवालात पूछने की कोशिश की, तो वो लेकिन भाई साहब बिल्कुल बसर थे कि उनको शदीद दर्द हो रहा है। तो फिर ये जो है वो डिसाइड हुआ कि इनको पहले इनका दर्द जो है वो रिलीफ़ किया जाए, फिर इनसे बात होगी। अगर अमूमी तौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ा ही कॉमन सिनेरियो है कि अस्पताल में कोई शख्स बिल्कुल ऐसे सिम्टम के साथ आता है तो आसपास देखने वाले बिल्कुल इस चीज़ पे जो है वो अग्रीड होते हैं कि ये बिल्कुल इनको दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन क्योंकि हम डॉक्टर्स जो है वो ऐसी चीज़ों को डेली बेसिस पर देख रहे होते हैं और ख़ास तौर पर जो एक लफ्ज़ मैंने शुरू में आपसे ज़िक्र किया कि ईद का दूसरा दिन, तो ये बहुत इसमें जो है वो इन 2 लफ्ज़ों में पूरी कहानी जो है वो इसमें पोशीदा है। होता ये है कि ईद और ऐसे त्योहारों पे कि जहाँ पर बेइंतहा मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं, बेइंतहा बदहज़मी और बदपरहेज़ी होती है, तो ये जो है इस तरह प्रेजेंट कर सकता है कि आपको सीने का दर्द और बदहज़मी बिल्कुल ऐसे जो है वो आए कि जैसे आपको दिल का अटैक पड़ गया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बदहज़मी या फिर डिस्पेप्सिया। मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं, उर्दू में इसको बदहज़मी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हर घर में 1 या 2 लोग या इससे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं। क्या होती है बदहज़मी? कैसे होती है बदहज़मी? क्या इलाज किया जा सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या बदहज़मी से कोई सीरियस बीमारी हो सकती है? क्या बदहज़मी से कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो जानलेवा हो? आज हम तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने प्रोग्राम में जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। बदहज़मी कहते उस चीज़ को हैं कि जिसकी आम इस्तिलाह में सीने में जलन, आपको सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, अमूमी तौर पे खाने के बाद या ऐसा होता है कि खाने के कुछ घंटों के बाद। बड़ा एक जो है वो कॉमन होता है कि आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से वो बदहज़मी हो, उसी पैटर्न से वो सीने में जलन हो कि जैसा पहले आपको जो है वो होती रही हो। कि जब आपको ये होती है तो आपका फ़ौरन दिमाग होता जो है वो जाता है कि हाँ, ये तो मैंने वो खाया था तो उसकी वजह से मुझे बदहज़मी हो गई है, ये खाया था इसकी वजह से मुझे बदहज़मी हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने बिल्कुल एक नॉर्मल खाना खाया हुआ होता है लेकिन उससे भी बदहज़मी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपका जो मैदा है जो कि खाना सबसे पहले रिसीव करता है आपकी बॉडी के अंदर, उस मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स अल्लाह ताला ने दिए हैं आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको हज़म करने के लिए। और वो बिल्कुल एक फ़िज़ियोलॉजी, एक बिल्कुल एक जो है देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल एक सही एक ट्रैक के ऊपर उसको बनाया हुआ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग खाने के मामले में बिल्कुल एक बदपरहेज़ी कर लेते हैं, एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं और इतना खाना खा लेते हैं कि हमारा जो स्टमक है कि जिसमें 2/3 हिस्सा खाने के लिए होता है,
1 तिहाई हिस्सा हवा और पानी के लिए होता है कि ताकि वो अच्छी तरह उसको हज़म कर सके। जब वो पूरा फुल हो जाता है तो फिर उसकी सूरत में जो केमिकल आपके जो स्टमक के अंदर या मैदे के अंदर होते हैं वो ऊपर आना शुरू होते हैं, जो आपकी खाने की नाली है कि जिसको ईसोफेगस बोलते हैं। जब ये केमिकल आपके खाने की नाली के अंदर आता है तो फिर वो जाके उस खाने की नाली को जलाना शुरू कर देता है। वो क्यों जलाता है? क्योंकि जो केमिकल आपके खाने को हज़म करने के लिए होता है वो एसिड होता है, वो तेज़ाब होता है, जो खाने को आसानी से हज़म कर लेता है। लेकिन जब ये तेज़ाब आपका जो है वो आपके खाने की नाली के अंदर आता है तो इसको हम नाम देते हैं तेज़ाबियत, इसको हम नाम देते हैं बदहज़मी, कि हज़म से ज़्यादा हो गया, बदहज़मी हो गई। अच्छा जी, तो क्या वजूहात हैं, क्या कॉमन कॉजेज़ हैं इस होने की? देखा ये गया है कि आम तौर के ऊपर अगर 2 लोगों में मैं मवाजना करूं कि 2 लोग हैं तो किसी एक में ऐसी क्या चीज़ें हों कि जिसमें बदहज़मी के चांसेस बढ़ जाएं। अच्छा, तो वो इंसान कि जिसका वज़न ज़्यादा है, वो इंसान कि जिसने जो स्मोक करता है, सिगरेट नोशी करता है, वो इंसान कि जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाता है, वो इंसान कि जो पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो शख्स कि जो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट या फिर खट्टे मशरूबात जैसा कि ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या लेमन जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो ऐसे लोगों के अंदर बदहज़मी होने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। सो ये तो वो जो है रिस्क फैक्टर्स हो गए कि क्या क्या हो तो आप में रिस्क ज़्यादा है। अगर ये हो तो इसकी अलामात क्या होती हैं? एक तो अलामात मैंने आपको बताई कि जैसे कि तेज़ाबियत या बदहज़मी हुई। दूसरी अलामात होती है कि आपको रात के टाइम के ऊपर खांसी होना शुरू हो जाए। खांसी इस वजह से होती है कि जब आप सो रहे होते हैं, फ्लैट लेटे हुए होते हैं, तो मैदे से खाना आपकी जो खाने की नाली है उससे होता होता आपकी सांस की नाली के मुंह के ऊपर आके लगना शुरू हो जाता है। जब वो लगना शुरू होता है तो वहाँ इरिटेशन होती है, और जब इरिटेशन होती है तो फिर आप उसको इरिटेशन को मिटाते हैं खांस के। सो अगर खांसी की कोई और वजह नहीं मिलती तो हम डॉक्टर हजरात जो खांसी के लिए सबसे पहले हम बदहज़मी को ट्रीट करते हैं और आम तौर पे ये चीज़ बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाती है। और क्या अलामत है? और अलामत यह है कि जैसे मुंह में कड़वा पानी आना, खाने का मुंह में आना, गले में आना, जब ये आता है तो आपको गला पूरा ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जलन जो है उसका एहसास होता है, खाना ऐसा लगता है मुंह में आ जाता है। और ये कब आता है कि जब या तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया हो या फिर खाना खाने के 3 घंटे के अंदर अंदर आप जाके लेट गए हों, तो इसमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर आपने वो खाने इस्तेमाल किए हों कि जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले किया। अच्छा जी, अगर ये हो जाए तो क्या किया जाए? क्या चीज़ें हैं कि जिनको अवॉइड करने से आपकी बदहज़मी बेहतर हो सकती है? सबसे पहली चीज़ वज़न का आपने जो है वो कंट्रोल करना। अगर वज़न आपका ज़्यादा है, आपका BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है, कि जो एक आम तौर पे आइडियल वेट आपका बताता है कि आपका जो हाइट के हिसाब से है आपका वज़न क्या आइडियल है। अगर आपका वज़न उससे ज़्यादा है तो फिर आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है, उससे आपका बदहज़मी का मसला हल हो सकता है। दूसरा, आपकी सिगरेट नोशी को अगर आप कम कर दें या ख़त्म कर दें, जिससे अच्छी कोई बात नहीं है, तो तब भी आपका जो तेज़ाबियत का और बदहज़मी का मसला है वो बेहतर हो सकता है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको बार बार तेज़ाबियत रहती है, बार बार बदहज़मी रहती है, हर दिन होती है या 1-2 दिन छोड़ के होती है, तो फिर आप ये देखिए कि क्या ये चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल की वजह से तो नहीं हो रही है। चाय या कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी किसी शख्स में बदहज़मी या तेज़ाबियत जो है वो करा सकता है। तो आप ये छोड़ के देख सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी छोड़ने से तो आपकी बदहज़मी बेहतर हो रही है या नहीं हो रही। उसके अलावा किसी शख्स को जो खट्टे मशरूबात होते हैं जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, उससे भी बदहज़मी या आपको तेज़ाबियत जो है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या है कि जिसकी वजह से आपको बदहज़मी या तेज़ाबियत ज़्यादा होती है? अगर आप जो है वो खाने के अंदर बिल्कुल जो ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर घर का खाना ना हो, बाहर का खाना हो,
تو اس سے بھی آپ کا جو معدہ ہے وہ اس کو قبول نہیں کر پاتا اتنا آسانی سے، اور پھر وہ کھانے کو اوپر کی طرف پھینکتا ہے، جس سے آپ کو تیزابیت اور بدہضمی ہوتی ہے۔ اور علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اور علامات آپ کی جو ہے وہ متلی ہونا، اور علامات آپ کے سینے میں درد ہونا، جس سے میں نے اس پروگرام کی شروعات کی تھی کہ اگر آپ کو جو ہے وہ بدہضمی زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریزنٹ کرتا ہے سینے کے درد سے۔ لیکن وہ درد اور جو دل کے دورے کا درد ہے وہ الگ کیسے ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ مطلب یہ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ صرف اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کو سینے میں درد، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، شدید درد ہوا ہے، بھاری پن والا درد ہے، تو پھر آپ نے فوراً ہاسپٹل جا کے اپنی ECG کروانی ہے۔ لیکن جو بدہضمی کا درد ہوتا ہے اس میں اور اس کے درد میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بدہضمی اور تیزابیت کا جو درد ہوتا ہے وہ بڑا تیز درد ہوتا ہے، بڑا شارپ سا درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چیز چبھ رہی ہے آپ کو، ایسا لگتا ہے کوئی چیز کاٹ رہی ہے آپ کو۔ اور آپ جو ہے اگر کچھ جو گھر کے ٹوٹکے ہوتے ہیں، جیسا کہ دودھ کا استعمال کر لیا، جیسا کہ پانی کا استعمال کر لیا، جیسا کہ کچھ سرپ ہوتے ہیں جن کو اینٹاسڈز بولتے ہیں کہ جن کو پینے سے جو تیزابیت ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے، آپ نے وہ استعمال کر لیا تو اس سے وہ تمام چیزیں جو ہے اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ سو یہ وہ چیزیں تھیں، یہ رسک فیکٹرز اور جو ہے وہ علامات تھیں کہ جو ڈسپیپسیا، بدہضمی یا تیزابیت جو ہے اس میں ہو سکتی ہیں۔ اور کیا کاز ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بدہضمی یا تیزابیت ہو؟ ایک انفیکشن ہوتا ہے جو بڑا کامن ہے، اس کو بولتے ہیں ایچ پائلوری۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ اگر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ان علامات کے ساتھ تو میرا خیال ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ کا ایچ پائلوری کا ٹیسٹ لازمی ہوا ہوگا، اتنا کامن ہے یہ۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے یہ اس جراثیم کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اگر آپ کو بار بار تیزابیت رہتی ہے، بار بار بدہضمی رہتی ہے۔ لیکن ایک اس میں جو بتانے کی چیز ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایچ پائلوری کا جو ٹیسٹ ہے وہ دو جگہوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خون سے، ایک ہوتا ہے پخانے سے۔ اب آج کل جو ہے وہ خون سے جو ایچ پائلوری کا ٹیسٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو ایچ پائلوری کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا پخانے کا ٹیسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو جو ہے وہ بہتر بتائیں گے اس بارے میں۔ سو ایک ایچ پائلوری کا انفیکشن ہے، یہ ایک واحد انفیکشن ہے ایچ پائلوری کا کہ جس کی وجہ سے تیزابیت اور بدہضمی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ آگے جا کے آپ کو معدے کا کینسر کروا سکتا ہے۔ یہ ایک واحد چیز ہے۔ سو اگر آپ کو بار بار بدہضمی رہتی ہے، مستقل بدہضمی رہتی ہے اور دوائیوں سے بھی کم افاقہ آپ کو ہوتا ہے تو پھر آپ اپنا یہ ٹیسٹ ڈاکٹر کے مشورے سے لازمی کروائیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن آتا ہے تو پھر اس کا ایک دوائیوں کا کورس ہوتا ہے، وہ کر کے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی دوائیوں سے چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں، آپ نے تمام چیزیں کر لیں، ڈاکٹر نے دوائیاں بھی آپ کو دے دیں، تو پھر آپ کو ایک ٹیسٹ جو ہے آپ کو ایڈوائز کیا جائے گا کہ جس کا نام ہے اینڈوسکوپی۔ سنا ہوگا آپ نے نام۔ اینڈوسکوپی کہتے کس کو ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اینڈوسکوپی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہلکی سی غنودگی دے کے آپ کے منہ کے ذریعے جو کھانے کی نالی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے معدے تک ایک کیمرہ لے کے جایا جائے۔ وہ کیمرہ اندر جا کے دیکھے کہ کہیں پر کوئی زخم تو نہیں ہے، کہیں پر جو تیزاب ہے آپ کے جو معدے کا اس نے جو ہے چھیل تو نہیں دیا اس جگہ کو، ٹھیک ہے۔ جب اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اینڈوسکوپی کے ذریعے اس کو وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کو کچھ عرصہ دوائیوں پہ رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سو آج کا جو پروگرام ہے وہ تھا ہمارا بدہضمی، تیزابیت پہ۔ مجھے امید ہے کہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا، اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے بھی اس پروگرام کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔